मुझे लगता है शायर को ये भी लिखना था कि सबका योगदान है इस मिट्टी में, तो सब अपराधियों का योगदान भी है इसको मट्टी पलित करने में। किसी के XYZ का हिंदुस्तान थोड़ी है, अपराधियों का भी बड़ा योगदान रहा है। शशांक देव सुधी जी, शशांक जी, हमको लग रहा है ये केस जो है इस समय अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और याचिका डाली जाएगी कि भाई इसकी जांच तो जो है उस पर सवाल उठाए जाएंगे। फ़िलहाल तो उन्होंने मैयत में जाने के लिए उनके बेटे ने याचिका डाली है, अब्बास ने, और उमर ने भी। तो आगे किस तरफ जाते दिख रहा है ये केस आपको? देखिए, हर व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार है। हमारी न्यायिक व्यवस्था सभी लोगों को ये राइट देती है कि आप अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्ट और ये सब व्यक्ति नहीं है, जज है अपने आप में, पहले ही जज बने हुए हैं, इनको पता है कि हुआ क्या है। हाँ नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अपने ग्रीवेंसेज के साथ कोर्ट में जाने का अधिकार है। इनफैक्ट इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट का होता है, या चाहे लखनऊ बेंच का होता है, न कि सुप्रीम कोर्ट होता है। शायद इनको स्टेट के जुडिशियरी पर भरोसा नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी शायद इनको जो है हाई कोर्ट आपकी बात से याद आ गया मुझे एक, वो आजम खान के बारे में किसी नेता ने टिप्पणी करी कि इनको जल्दी से बाहर भेजो, स्टेट के बाहर। जी, नहीं, ये देखिए, हमारे यहाँ कॉमन चीज होता है। हमारे देश में इस तरह की जो परिस्थितियां बहुत तेजी से जो है यह घर कर रही है कि लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय मिलेगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा कोर्ट है, और जब तक, चूंकि देखिए यह एक ऐसे पब्लिक फिगर नहीं थे जिनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान ले, इनको टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में जाना चाहिए था। और मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी कोर्ट, इनको एविडेंस के आधार पर ही जो है यह कोई भी डायरेक्शन देगा। केवल संदेह के आधार पर कि इनकी मौत जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुआ है, यह काफी नहीं होगा। इनको जो है कोई ना कोई सबूत देने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट के पास अगर सबूत नहीं होगा और इनफैक्टली कोई एक ऐसा चीज नहीं होगा जिसके आधार पर कोर्ट को लगता है प्राइमा फेसाई कि इनको जहर दिया गया होगा, तब तक कोर्ट कोई निर्णय नहीं देगी। क्योंकि ये नेचुरली आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, ये कहते हुए कि मेरे फंडामेंटल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है। लेकिन इस संबंध में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, परिस्थिति कुछ भी हो, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपने संदेह को जो है कोर्ट के द्वारा जो है उसको रिड्रेस किया जाए। इसमें कोई गलती नहीं है, चाहे वो अपराधी हो चाहे कोई भी हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपराध है कि कोई व्यक्ति एक ही दिन में, एक ही मिनट में जो है जजमेंट सुना दे। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि नेता के ऊपर हमारा प्रजातंत्र जो है आधारित है और उसको एक बहुत बड़ा वर्ग फॉलो करता है। इस प्रकार नेता को अगर कोई भी चीज बोलनी है तो बड़े ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से बोलनी चाहिए, जिससे समाज में जो है डिस्कॉर्ड फैले नहीं, समाज में जो है जहर नहीं फैले। लेकिन जिस प्रकार का ट्विटर में और टेलीविजन में जिस प्रकार का प्रतिक्रिया आ रहा है, वो ये निश्चित रूप से ये बताता है कि ये लोगों की मानसिकता प्री कंसीव्ड है और ये समाज को डिवीजन करने में ज्यादा लगे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इनको वोट मिल सके। ये तो प्रमा फेसाई मुझे लगता है। हाँ, तो समाज में ये स्लो पॉइजन नहीं दे रहे समाज को, तो ऐसा पॉइजन दे रहे हैं जो समाज बड़ी जल्दी से बड़ा गड़बड़ा जाएगा, फैब्रिक खत्म हो जाएगा, सामाजिक ताना बाना टूट सकता है। इसमें कोई अफवाह फैला देता है, सच के आजू बाजू सबसे पहले अफवाह कब्जा करता है, अफवाह या ऐसी फेक न्यूज़ कब्जा करती हैं, और उसके जनक उसके जो सोर्स हैं, दुर्भाग्य से वो राजनीतिक लोग हैं हमारे यहाँ जो अपने आप को बताने लगते हैं कि हम सेवा करने आए हैं। ये कौन सी सेवा करते, समझ के बाहर की बात है हमारे। नहीं, और इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ट्रूथ हैज बैड हैबिट्स ऑफ कमिंग आउट। सच्चाई आएगी, लेकिन जब सच्चाई आएगी तो कोई इसके ऊपर बोलेंगे नहीं हो गया होगा, एजेंसियां जो है वो कॉम्प्रोमाइज थी। देखिए, आज अगर आपको न्यायिक व्यवस्था के ऊपर जो है अगर विश्वास नहीं है तो आपको सिस्टम पर ही विश्वास नहीं है, प्रजातंत्र में भी विश्वास नहीं है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था प्रजातंत्र का भाग होता है।
पर इस और देश में हमारा ऐसी व्यवस्था क्यों बन गई है कि अपराधियों के मानव अधिकार या वह सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, और जो विक्टिम बेचारा वो शैलेंद्र जी और वो जो अधिकारी थे वो बेचारे पता नहीं कौन से कोने में हैं। एक कृष्णानंद जी के जो भाई थे वो कहाँ चले गए, उनका परिवार देखिए अभी। अच्छा, राजनीति भी इस स्तर पे है कि अजय राय जी मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, ऐसी राजनीति चल रही है। जो पीड़ित पक्ष है उनके कुछ लोग तो बोल नहीं सकते, मुंह से बोलते ही सीट गई। ये हमारे सिस्टम, एक्चुअली मुझे खुद दुख होता है कि आप प्रजातंत्र के लिए लड़ रहे हैं, बचाने के लिए लड़ रहे हैं, प्रजातंत्र को सस्टेन करने के लिए लड़ रहे हैं, और वही प्रजातंत्र का भाग है न्यायिक व्यवस्था और जेल व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि वो प्रजातंत्र से बाहर है, लेकिन वही प्रजातांत्रिक संस्थाओं के ऊपर आपका विश्वास नहीं है। और आप किस प्रकार का जो है आप प्रजातंत्र की बात करते हैं। आप अगर मान लिया जाए कि इसमें अगर गलत तरीके से आपको मारा भी गया होगा, तो आप न्यायिक व्यवस्था के ऊपर विश्वास करिए ना, न्याय तो मिलेगा आपको ना। अगर जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, इसमें कौन बड़ी चीज है। आज आप बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे हुए, बिना मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बिना आप इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, न केवल इररिस्पॉन्सिबल है, वह प्रजातंत्र के लिए खतरा है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रजातंत्र अपराधियों के लिए नहीं है, प्रजातंत्र जो है वो एक कॉमन आदमी के लिए भी है। इतने कॉमन आदमी के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उस समय ये नेता लोग नहीं आते हैं सामने। जब कोई ऐसा व्यक्ति के प्रति जो है अगर कोई आरोप लगता है, तो उस आरोप को इतना उठाते हैं ताकि उनको वर्ग का सपोर्ट मिले। तो यह एक नई चीज नहीं है, ये व्यवस्था का, हमारा व्यवस्था ऐसे ही चलता है। हमारा व्यवस्था जितना जो है वो फ्रेगमेंटेशन होगा, जितना डिवीजन होगा, राजनीतिक पार्टियां उससे ज्यादा जो है वो एडवांटेजियस पोजीशन में जाएंगे। तो यह कोई नई चीज नहीं है सोनी साहब, स्थिति सब बता देगी। और मेरा मानना है कि हर आदमी को वेट करना चाहिए, सच्चाई को आने देना चाहिए, और सच्चाई जब आ जाए तो निश्चित रूप से जो भी इस काम को किया है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जेल का स्टाफ हो, सबको कानून के समक्ष जो है आपको अकाउंटेबिलिटी जो है वो निर्धारित करनी पड़ेगी। अरविंद जी, लास्ट टिप्पणी आपकी ओवरऑल समअप करते हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो कानून व्यवस्था की छवि स्टेक पर है। देखिए, कानून व्यवस्था पूरी उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद है, ये कहने की बातें हैं। क्राइम भी इस समय कंट्रोल में है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ, मैं बार बार इसको कहता रहा हूं, इस समय उत्तर प्रदेश में वो जिन अपराधों के लिए, संगठित अपराध के लिए हुआ था, वो नगण्य है। इस प्रकार की घटनाएं हमेशा से होती रही हैं। 24-25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, ये होता रहेगा। मैंने आज तक की सर्विस में 37 साल में कभी ऐसा किसी कैदी की मौत नहीं सुनी कि कोई जेल में हुई हो और उसके परिजनों ने आरोप न लगाए हों कि इसके साथ तो बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, इसके साथ मारपीट की गई, ये वसूली की जाती थी, ये किया जाता था। ये आरोप सब लगते रहे हैं, हालांकि कोई किसी जांच में कोई प्रमाणित नहीं हुए। हो सकता है किसी में सत्यता रही हो, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। इनके साथ कोई मारपीट और दुर्व्यवहार करने वाला तो था ही नहीं। तो सवाल इस बात का है कि इनका तो जल भोकाल चलता था अंदर भी। जी हाँ, पीजीआई के डॉक्टर्स आपने वहां बुलाए हैं, केजीएमसी के बुलाए हैं। गवर्नमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की इंटेंशन तो इसी से क्लियर हो जाती है कि कहां से आपने सीनियर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को बुला के और आपने पोस्टमार्टम उनकी प्रेजेंस में, फैमिली मेंबर्स की प्रेजेंस में कराया है। तो अब कुछ हमें एनएचआरसी, और देखिए जो भी है, कोर्ट फाइनली, कोर्ट इज ऑलवेज देयर। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोकल कोर्ट्स हैं, कोई कहीं भी मूव कर सकता है अगर ऐसी कोई बात है। मैं समझता हूं जो लोग बहुत गैर जिम्मेदारी का बयान देते हैं, उनको कोर्ट का रुख करना चाहिए और कोर्ट में जाके उनको पीआईएल फाइल करनी चाहिए कि हमारा ये मानना है। वो कोई कुछ नहीं करेगा। ये सब एक अपीसमेंट की पॉलिसी है जो कि चल रही है, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर या किसी के ऊपर कोई आक्षेप आएगा। लॉ एंड ऑर्डर, मेरा फिर कहना है कि कोई और परिस्थितियां होती, कोई और गवर्नमेंट होती, तो हो सकता है कि बड़ी गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अतीक के केस में भी और इस केस में भी उत्तर प्रदेश में उठ खड़ी हुई होती, पर कहीं पर कोई पत्ता भी नहीं हिला। ठीक, किसी को और टिप्पणी करनी है, वरना हम वाइंड अप करते हैं। कुछ छूटा तो नहीं? अनुपम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं?
जी मुझे लगता है भूपेन जी, हम लोगों ने सब चीजों पे बात की। सेकुलरिज्म छूट गया हम लोगों की बातों में। आप पूछ रहे कुछ छूटा तो नहीं, तो मैंने याद दिला दी। इसके लिए तो हम ये बोलेंगे सेकुलर जो उसकी कथा अनंत इंडेफिनेट कथा है उसकी, और जिसने भी परिभाषा भारत के परिप्रेक्ष्य में गढ़ी है वो तो एक से बढ़कर एक लोग हैं। देखिए आप चला रहे हैं मुख्तार साहब, वो शहाबुद्दीन साहब, अतीक भाई, क्या बोले भाई, डरता हूं मैं इनसे, जिनके भाई और साहब इतने बड़े बड़े लोग हैं, डर लगता है। ठीक, समझ गया मैं क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन एक बात समझ में आई पूरी, आसमां में उड़ने का ख्वाब सबको देखना चाहिए, लेकिन पैर ज़मीन पे भी होने चाहिए। हवा छोटी सी उड़ा के ले जाती है फिर कहीं की कहीं। और आप कुछ बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है हमको अनुपम जी? अब आवाज आ रही है? आ रही है अब आवाज़? हाँ, मैं कहा एक लगातार बात चल रही कि मुख्तार अंसारी के चुनाव में क्या असर होगा। तो एक लाइन में कह दूं कि बहुत जबरदस्त मुस्लिम कंसोलिडेशन देखा जाएगा, क्योंकि पहले चरण का चुनाव मुस्लिम बाहुल्य एरियाज में है और वहां जबरदस्त मुस्लिम कंसोलिडेशन देखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मैदान में मजबूती से आने के बाद एक बात देखी गई है कि जब जब मुस्लिम कंसोलिडेशन होता है, जब जब ध्रुवीकरण होता है, तो विपरीत ध्रुवीकरण भी होता है, रिवर्स कंसोलिडेशन होता है। तो आपको एकदम ध्रुवीकृत चुनाव नजर आएगा। लेकिन मैं ये सवाल पूछा जानबूझ के नहीं, क्योंकि मैं जानबूझ के ये जोड़ना नहीं चाह रहा था। किसी लोग जोड़ते हैं, क्या करें, जाति से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं, फिर चुनाव से जोड़ देते हैं। एक मौत हुई, बोले चुनाव में फ़ायदा नुकसान। मतलब इस देश का मीडिया भी और इस देश के राजनीतिक लोग भी उसको उसी तरफ हकेलते हैं, सारी की सारी गार्डर भेड़ों को। और ताज्जुब होता है, अब तक किसी ने सोचा भी नहीं। सोचने की ज़रूरत है। एनीवे, मैंने ये देख रहा था कि कुछ लोगों को मुख्य धारा में आने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल, ये जो आईपीसी की धाराओं के चक्कर में मत पड़े रहो। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब हवा बहा के ले जाती है, उड़ा के ले जाती है सब 2 मिनट में, जितने ही हवा में उड़ते हैं। पैर ज़मीन पर रखना ज़रूरी है।